नमस्कार। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 17। आज जो हम विषय लेकर आए हैं, किसकी हमने पिछले पाठ में भी चर्चा की थी कि स्थिति के बारे में, ग्रहों की स्थितियों को हम कैसे समझें, इसके बारे में विचार करेंगे। तो आज मैंने ऊपर लिख रखा है ग्रहों की स्थितियों को कैसे समझें, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है, बहुत कंफ्यूजन रहता है कि अगर अशुभ ग्रह अशुभ भाव में चला गया तो क्या होगा। कहते हैं शुभ हो गया, बड़ी आसानी से कह देते हैं। या पंचमेश या लग्नेश 6-8 बार में चला गया तो कह देंगे अच्छा है। किसके लिए अच्छा है, किसके लिए बुरा है, यही चर्चा आज हमने करनी है। त्रिकोण के स्वामी, 1-5-9 के स्वामी, वो चाहे अशुभ ग्रह क्यों ना हो, तत्कालिक तौर पे वो शुभ हो गए। मैंने पिछली वीडियो में जहां हम दृष्टियों की बात की थी, वहां भी यही कहा था कि ग्रह को 2 नज़रों से ही देखना चाहिए। पहले ग्रहों को की दृष्टियों को देखने से पहले उनके ऊपर नज़र डालिए 2 ढंग से कि वो नैसर्गिक तौर पर कैसे है और तत्कालिक तौर पर कैसे है। क्योंकि ग्रह जो है, ये ग्रह है, ये नैसर्गिक नैसर्गिक और दूसरा तत्कालिक। सिर्फ ये देख लेना कि वो लग्नेश है, लगन का स्वामी है, वो शुभ है। या ये देख लेना कि वो 6-8-12 का स्वामी है, अशुभ है। तो तत्कालिक के ऊपर ज़्यादा जोर देने की बजाय हमने दोनों को देखना है, नैसर्गिक वो कैसा है और तत्कालिक वो कैसा है। अगर आप तत्कालिक को ध्यान में रखकर ही प्रेडिक्शन करते रहे, फल कथन करते रहे, तो कुछ ना कुछ आप गलत करेंगे ही करेंगे। ग्रहों के जो नैसर्गिक कारकत्व हैं, गुण हैं, उनको हमें नहीं भूलना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। नहीं, कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर कोई अशुभ ग्रह तत्कालिक रूप से शुभ हो गया तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो शुभ फल ही देगा। उसके अपने जो गुण हैं, कारकत्व हैं नैसर्गिक, वो उसमें विद्यमान हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होते। पिछले लेसन में भी मैंने ये एक एग्जांपल दी थी। मान लीजिए अगर आप अध्यापक हैं, स्कूल में जाते हैं, पढ़ाते हैं, जितनी देर आप पढ़ाते हैं, मगर जो पढ़ाने का ढंग जो होगा वो भी, उसके ऊपर भी आपकी नैसर्गिकता का असर होगा। अगर सिर्फ आप खाना पूर्ति करने के लिए गए हैं कि पैसा ही कमाना है, बच्चों के संग बैठ गए, उनको कह दिए किताबें खोलो, इतना नंबर पाठ पढ़ो, ये है इतना याद करो, और आपको उसको समझाते नहीं, या फिर आपने चलो तुम ये गीत सुनाओ, तुम जाए पानी लेकर आओ, ऐसे समय गुजार दिया, ये उसके अपने नैसर्गिक गुण हैं उसमें। मगर कई टीचर ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं, कोई बोलेगा नहीं, सब ध्यान से दीजिए, मैं ये करवा रहा हूँ, ऐसा होना चाहिए, ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड, ये सब। अब उसका सबका पढ़ाने का अपना अपना ढंग होता है, उसमें नैसर्गिक गुण होते हैं। उसकी रुचि है पढ़ाने में या नहीं है, ये उसके अपने नैसर्गिक गुण हैं। और उसके ड्यूटी के बाद आकर वो घर आकर वो भी अपने नैसर्गिक काम करता है, जो उसके हैं, उसकी जिम्मेदारी है।
तो इसी प्रकार अगर कोई ग्रह अशुभ है, तत्कालिक तौर पर वो शुभ हो गया, तो इसका अर्थ ये नहीं उसके जो नैसर्गिक गुण हैं खत्म हो गए। वो उसमें विद्यमान हैं और रहेंगे, वो उनका प्रभावित करेगा। मैंने पहले बोला था कि दृष्टि में भी अगर वो नैसर्गिक तात्कालिक तौर पर वो शुभ हो गया और वो अपनी मित्र राशि को देख रहा है, तो ज़्यादा से 30-35-40% अच्छा करेगा। मगर इसका अर्थ नहीं, ये नहीं कि उस अशुभता नहीं देगा, हानि नहीं पहुँचाएगा। 60-65 या 70% तो हानि पहुँचाएगा ही। दुश्मन है, अति दुश्मन है, कैसा है, तत्कालिक तौर पर यह भी देखना है कि किसके साथ है। युति की भी देखना है। युति का जो पाठ है इसके बाद युति का भी देंगे हम, है ना। तो हमें कहने का भाव ये है, तत्कालिक को हमें समझना चाहिए, नैसर्गिक को भूलना नहीं चाहिए। ये एक्चुअली कैसा है, तो हमें नैसर्गिक और तत्काल के अलावा हमें यह भी जानना चाहिए कि ये ग्रह है, क्या ये शुभ है या अशुभ है। हमें इस बात का भी पता होना चाहिए, ये ग्रह जो है नैसर्गिक रूप से वो शुभ है या अशुभ है। उसमें दो तो कंडीशन आ गई, तत्कालिक और नैसर्गिक। उसके बाद ये भी देखना है ये ग्रह शुभ है या अशुभ है, नहीं। और उसके बाद फिर हम स्थिति के ऊपर जाएंगे। उसके बाद हम स्थिति के ऊपर जाएंगे भी उस ग्रह की स्थिति क्या है। स्थिति को हम देखने के लिए, स्थिति अब देखिए, इसमें हम ये मेष लग्न की कुंडली है जिसे कालपुरुष की कुंडली भी कहते हैं। हमें नैसर्गिक तात्कालिक के साथ साथ कालपुरुष की कुंडली को भी नहीं भूलना चाहिए। आप इसको कालपुरुष की कुंडली माने या मेष लग्न की कुंडली माने, तो लग्नेश कौन है? मंगल। लग्नेश कौन है? मंगल। यहां लग्नेश है और दूसरा क्या है? वो एक मंगल है। मंगल मीन्स ग्रह है। अंतर तो दोनों में कुछ नहीं है। मंगल लग्नेश है, मंगल ग्रह है, बात तो एक ही है, मगर बहुत अंतर है। एज ए लग्नेश ये तत्कालिक तौर पर शुभ हो गया, नैसर्गिक तौर पर यह ग्रह है जो कि अशुभ है। अभी मैंने यहां से आरंभ किया कि ग्रह शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। अब ये मंगल है, ये नैसर्गिक तौर पर अशुभ है, मगर तत्कालिक तौर पर यह लग्नेश है, शुभ हो गया। लग्नेश की जगह कोई और भी हो सकता है जिसे हम भावेश कह सकते हैं। भावेश, अगर हम पंचम की बात करें, नवम की बात करें, तो पंचम का स्वामी भवेश होगा, पंचमेश होगा, भावेश होगा, नववेश होगा, भावेश होगा, गुरु है। तो मंगल को हमने दो तरह से देखना है। एक तो तत्कालिक तौर पे वो शुभ है, लग्नेश है, और दूसरा वो एक अशुभ ग्रह है, उसमें अशुभ कारकत्व के हैं, उसके जो कारकत्व हैं वो उसमें विद्यमान है, वो उसका भी फल देगा ही देगा। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि अगर मंगल मान लीजिए लग्नेश होकर 8वें में चला गया, मंगल यहां आ गया, मंगल लग्नेश है
और 8वें में चला गया, तो हम फौरी तौर पर कहेंगे ये तो अपनी राशि का आ गया, मंगल बलवान हो गया, मंगल बलवान हो गया। भावेश भाव में आया है, भाव बलवान हो गया। मंगल एक अशुभ ग्रह है, अशुभ भाव में आ गया, मंगल बलवान हो गया। इस तरह से ये नहीं मंगल अपनी राशि में आ गया मंगल बलवान हो गया। मंगल अगर अपनी राशि वृश्चिक में गया है, भावेश भाव में जाए तो भाव बलवान हो जाता है। हाँ, हम कहते हैं अशुभ ग्रह अशुभ स्थानों में शुभ फल देते हैं। शुभ फल का मतलब क्या है? वो बलवान हो जाते हैं। परंतु जो दूसरा कंसेप्ट है वो लग्नेश यहां पे आया, भावेश यहां पे आया। लग्नेश या भावेश का अष्टम में जाना ठीक नहीं। लग्नेश के लिए जो फल देने थे, लगन के संबंधित जो फल देने थे, उनके लिए ठीक नहीं। अष्टम भाव बलवान हो गया, अष्टम के लिए ठीक हो गया। यहां से आयु की हो गई, आयु की वृद्धि हो गई, और जो यहां से फल मिले तो उसकी वृद्धि हो गई। मंगल के अपने कारकत्व में वृद्धि हो गई। परंतु एज ए लग्नेश, एक लग्नेश या भावेश होने के नाते जिस भाव का भी ये लग्नेश है, तो लगन से संबंधित जो फल थे वो ठीक नहीं, उनमें हानि ही हुई है। कहने का मतलब है स्थितियों को दो तरह से ही समझे, स्थितियों को दो तरह से ही समझे। अब अगर हम मंगल को यहां ले लें, भाग्य स्थान में ले लें, अब भावेश लग्नेश नवम में आया, उत्तरोत्तर बली है, अच्छा हो गया। अब देखे पासा कैसे पलटता है। अब यहां लग्नेश कमजोर हुआ, मंगल खुद के कार्यकत्व में वृद्धि हुई, इस भाव में की वृद्धि हुई, मगर अब लग्नेश नवम भाव में आया तो लग्नेश बलवान होगा। लग्नेश का यहां पे आना अच्छा, मंगल यहां पे आया है, तब क्या वो अपने नैसर्गिक गुण छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। बेशक वो अपनी मित्र या राशि में आए, किसी में आए, उसके मैं पहले परसेंटेज पीछे बता चुका हूं दृष्टियों में भी। बतौर मंगल अपने नैसर्गिक कारकत्व नहीं छोड़ेगा। यहां से जो पिता के साथ वैमनस्यता है वो रहेगी, विरोध रहेगा। धार्मिक कार्यों में जितनी जल्दी वो आगे बढ़ना चाहता है उठेगा, और उतनी जल्दी उसकी टांग खींच लेगा, अड़चन डालेगा, मना भी नहीं करेगा। नहीं तो कहने का भाव यह है कि मंगल जो है, जो भी कोई भी ग्रह है, भावेश का है, एक तो हम भावेश के तौर पर देखेंगे, दूसरा उसको ग्रह के तौर पर देखेंगे। हम छठे में भी ले लेते हैं। अगर मंगल छठे में आया, लग्नेश छठे में आया, तो लग्नेश का यहां पे आना ठीक नहीं है। रोग ऋण शत्रु मिल गए, रोग ऋण शत्रु हो गए। एज ए मंगल एक शुभ ग्रह है, अशुभ ग्रह भाव में आया, उसके लिए अच्छा। भाई की बात करोगे, होगा भाई होगा, यहां का कारक भी है। क्या वो बीमार नहीं होगा? होगा, लग्नेश है। रोग ऋण शत्रु की बात करते हैं नहीं, तो हर एक भाव में हर एक ग्रह को, कोई भी ग्रह है
उसको एक तो भावेश के तौर पर लीजिए, दूसरा उसे एज ए ग्रह लीजिए। उस भाव में जाने से किसकी वृद्धि हुई, किसका नुकसान हुआ? दोनों का हुआ का एक का हुआ। अगर हम इसी मंगल को तीसरे में ले लेते हैं, एज ए लग्नेश यहां पे आया, यहां का कारक भी है, बल भी है, तो क्या होगा? यही बातें हमने यहां से समझनी है कि अगर लग्नेश अशुभ स्थान पे आया, मंगल अशुभ स्थान पे आया, यह अशुभ स्थान है, तो मंगल बलवान हो गया। तो दोनों तरह से समझे, लेकिन लग्नेश के तौर पर भी और ग्रह के तौर पर भी। तो लग्नेश तीसरे में भाव में गया तो बलवान, मंगल अशुभ स्थान पे गया तो बलवान, यहां पे दोनों बलवान हो गए। तो कहने का तात्पर्य यही है कि स्थिति को समझने के लिए हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि तत्कालिक तौर पर ऐसे है, मगर नैसर्गिक गुणों को भी नहीं भूलना चाहिए। सिर्फ ये देखकर कि यह लावेश है, यह पंचमेश है, यह नवमेश है, तो फल कथन कर दीजिए। मगर दोनों तरफ से समझिए, क्या वो नैसर्गिक तौर पर शुभ ग्रह है? जिस भाव में गया वहां जाने से उसे वो बलवान हुआ या कि कमजोर हुआ? समझने की बात यह है कि बलवान लग्नेश हुआ कि ग्रह हुआ, भावेश बलवान हुआ या कि ग्रह बलवान हुआ, या कि जिस भाव में गया वो भाव बलवान हुआ। जैसे अष्टम में था, मंगल अष्टम में गया, उसकी अपनी राशि थी, भाव भी बलवान हुआ, नहीं? और मंगल अशुभ ग्रह था, अशुभ स्थान गया, मंगल भी बलवान हुआ। मगर लग्नेश का यहां जाना अच्छा नहीं, लग्नेश कमजोर हो गया। हमें फल कथन सभी परिस्थितियों को देखकर ही करना चाहिए, ये नहीं तत्कालिक तौर पे। जो उसके अपने कार्यकर्तव्य हैं, स्वतंत्र रूप से कार्यकर्तव्य हैं, उसको मत भूलिएगा, उनको नजरअंदाज मत कीजिएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं धोखा खाएंगे। दृष्टि के पाठ में मैंने यही कहा था कि नैसर्गिक और तात्कालिक कितनी परसेंट हो गया। अगर जैसे यहाँ अपनी राशि में आया तो बलवान हो गया, अगर अपनी राशि को देख रहा है तो 100% रिजल्ट देगा दृष्टि में, है नहीं? अगर मित्र की राशि को देख रहा है, वो नैसर्गिक तौर पर अशुभ है, तत्कालिक तौर पर शुभ है, मगर मित्र की राशि को देख रहा है तो 35% के करीब देगा। अगर शत्रु की राशि को देख रहा है तो 20% के करीब दे देगा, 25 दे देगा। परंतु उसमें नैसर्गिक तौर पर अशुभ है, वो अपनी नैसर्गिकता का जो विद्यमान गुण है उनको छोड़ेगा नहीं, वो उसका फल देगा ही, चाहे वो मित्र राशि में बैठा है, चाहे शत्रु राशि में बैठा है, चाहे तत्कालिक तौर पर शुभ हो गया है। हाँ, अगर वो नैसर्गिक तौर पर शुभ है तो उस भाव की वृद्धि करेगा। ऐसे ही इस बात में भी है, फल कथन करने से पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि वो बलवान हुआ एज ए भावेश या लग्नेश, या कमजोर हुआ। वो एज ए ग्रह अशुभ है या शुभ है, वो बलवान हुआ या कमजोर हुआ। उसके आने से उस भाव का बल कमजोर हुआ या कि बलवान हुआ। सो इस पाठ में इतना ही।
मैं समझता हूँ शायद आपको मेरी बात समझ आई होगी, है नहीं। समझाने की जितनी मेरी क्षमता मैं उसके मुताबिक समझाने की कोशिश करता हूँ, है नहीं। परंतु फिर भी अगर कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझे मैसेज प्रश्न कीजिए, कॉल भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन नंबर चलता रहता है नहीं। तो तत्कालिक को देखकर ही सारा फल कथन मत कीजिए कि ये नैसर्गिक रूप से इसके क्या गुण विद्यमान हो उसको आप नज़रअंदाज कर दिए। तत्कालिक देखे हुए लग्नेश है तो इसमें चला गया, इसका प्रति नहीं, लग्नेश के तौर पर वो इसकी हानि हुई, है नहीं, भाव की परिधि हुई। ये सब कुछ आपको देखना होगा। इस पार्ट में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।